राहुल गांधी की वोट यात्रा आज पटना के डाक बंगला चौक में खत्म हो रही है। वोट यात्रा के आखिरी दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पटना पहुंचे। हेमंत सोरेन पटना में थे तो बीजेपी का आंदोलन रांची पहुंच गया। राहुल की वोट यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी, जिसका विरोध अब शहर शहर शुरू हो चुका है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच यहां झंडा युद्ध हुआ। इसके बाद ऐसे हालात आज रांची में बन गए थे। एक तरफ बीजेपी का महिला मोर्चा मौजूद था, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी। बीच में एक वक्त आया कि हालात बेहद नाजुक हो गए। ऐसा लगा पटना जैसी तस्वीरें यहां पर भी देखने को मिलेंगी। एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच युद्ध होगा, लेकिन दोनों के बीच में सुरक्षाकर्मी लगातार मौजूद रहे और अपनी भूमिका निभाते रहे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग रखने की कोशिश की। इस झड़प में एक महिला कार्यकर्ताओं का सीधा टकराव पुलिस वालों से हुआ। बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सोरेन सरकार ने उनको रोकने के लिए पुरुष फोर्स भेजी। पुरुष सिपाहियों ने उनको पीटा। यहाँ जब हम लोग शांति से प्रदर्शन करने आए, राहुल गांधी का, डरपोक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये इतना फोर्स चमचा लोग हम लोगों को मार करके हाथ तोड़ दिया और वो हम लोगों को अजीब तरीके से टॉर्चर कर रहा है। ऐसा को हम यहाँ माफी मंगवाने के लिए आए हैं कि आप माँ के अपमान के बदले में माफी मांगे, और यहाँ माँ के बदले में माफी नहीं, कांग्रेस वहाँ खड़ो के तालियां बजा रही है और यहाँ पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लाठी और डंडा बरसा रहे हैं। बहनों के ऊपर लाठी और डंडा बरसाना इस कांग्रेस पार्टी की, यहाँ जो इंडी की सरकार है, इसका चरित्र बन गया है। मैं पूछना चाहती हूँ झारखंड की सरकार से, क्या महिला कांस्टेबल नहीं थी? पुरुष कांस्टेबल ने हाथ रिक्वेस्ट करने के बावजूद घुटनों से मारा है मुझे। मैं मेडिकल कराने के लिए तैयार हूँ और मैं पहचानती हूँ किसने मुझे मारा है। हाथ जोड़ने का मार के, और जब मुझे देखा भारी पड़ जाएगी तो भाग गया। रांची में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं पर लाठी टूटी तो पटना में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कहते नजर आए। आज राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है। वोट यात्रा से पहले राहुल गांधी एटम बम फोड़ रहे थे और अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का नया ऑर्डर आया है। अगर सर पर हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। यूपी के सभी 75 जिलों में यह विशेष अभियान शुरू भी हो गया है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का मकसद क्या है? योगी के नए ऑर्डर से सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में किस तरह से कमी आएगी, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। सिर पर हेलमेट नहीं तो बाइक को पेट्रोल नहीं। इसका जो ड्राइव का स्लोगन है, नो हेलमेट नो फ्यूल, तो इसका पर्पज ये है कि अगर हेलमेट कोई नहीं लगाए तो उसको जो फ्यूल ना दिया जाए, फ्यूल देने से रोका जाए ताकि वो मजबूर हो जाए। बिना हेलमेट टशन के साथ आओगे तो खाली हाथ वापस जाओगे। इनका ऑनलाइन चालान कर दिया गया है, इनके मोबाइल पर इनका चालान शो करेगा। अब ये हेलमेट पहन के ही किसी पंप पे जाएंगे तो फ्यूल मिलेगा। अब इनको लाइसेंस न होने का 5,000 रुपये का और 1,000 रुपये हेलमेट न होने का चालान भी कर दिया गया है। यूपी में योगी का नया ऑर्डर लागू हो चुका है, नो हेलमेट नो फ्यूल। ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए और सबसे पहले अपनी जान बचाइए। आपको अपनी तो सुरक्षा करनी है। हम किसके लिए यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों जागरूक कर रहे हैं लोगों को? लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, यूपी के शहर शहर पेट्रोल पंप पर नया नियम लागू हो चुका है। जो बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं, हेलमेट को नो कहते हैं, अब उनको पेट्रोल पंप में नो सुनना पड़ेगा। जैसे ही हेलमेट वाला नियम लागू हुआ, यूपी के हर शहर, हर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में आज से अभियान शुरू हुआ है कि बिना हेलमेट के
पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस समय हम लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पे हैं और यहाँ जो लोग बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है, उनका डीएल चेक कर रही है और यहाँ कोशिश यही है सरकार का कहना है कि हम कोई फाइन नहीं लगाएंगे, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान है कि लोग खुद से जागरूक हो कि हेलमेट कितना ज़रूरी, क्यों नहीं हेलमेट। मैम हेलमेट मेरा आ रहा, मैंने तेल खत्म हो गया था, बस आ रहा लड़का लिए हेलमेट। अभी हेलमेट तो हमेशा के लिए होता है। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, आप हेलमेट नहीं लगाए हैं सर जी, कोई किसी के लेने आने से मतलब नहीं, आप गाड़ी ड्राइव करने का मतलब आप हेलमेट लगा के चलिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। इस तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है, परिवहन के लोग हैं, वो सब पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और ऐसे लोग जो 2 पहिया वाहन से आ रहे हैं और हेलमेट नहीं लगा रहे, उनको रोका जा रहा है। ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आपके लिए ये है हेलमेट, कि आप ही को सुरक्षा देता है? बिल्कुल लगता है मैम, लेकिन अब ये एक्चुअली सडनली डैमेज हो गया अभी 2 दिन पहले, तो इसलिए मैं अभी ले भी नहीं पाया दूसरा, तो वही लेने वाला था। जैसे ये हेलमेट नहीं लगाए हैं तो क्या आप करेंगे? आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, उन्होंने ये भी चेक कर पूछा इनसे, और जो नंबर प्लेट है ये भी HSRP नहीं है, इन सब विषयों का चालान होगा और इनको इस पंप पे पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचकर पेट्रोल पंप जाते हैं कि वहां पर बिना हेलमेट कौन टोकेगा, कौन रोकेगा, तो पेट्रोल पंप में पुलिस वाले आपको मिल जाएंगे। हेलमेट ना पहनने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। गाड़ी के पूरे पेपर्स नहीं होने पर भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई बाइक बिना हेलमेट के चला रहा है तो उससे पेट्रोल नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। इस समय हम नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, जहां पे ट्रैफिक पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है जो बाइक या स्कूटी यानी 2 व्हीलर बिना हेलमेट के पहन के चला रहे हैं। और ये सभी पेट्रोल पंप के लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी 2 व्हीलर का ड्राइवर बिना हेलमेट के आता है पेट्रोल पंप में तो उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि हर पेट्रोल पंप में ट्रैफिक पुलिस के लोगों को तैनात किया गया है और बाकायदा लोगों को रोक के उन्हें समझाया जा रहा है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना उनके लिए असुरक्षित है। अगर कोई घटना होती है तो उससे उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। बाइक चलानी है तो हेलमेट पहनना होगा। देखिए यहाँ पे एक स्कूटी वाला आया है जो पेट्रोल पंप में आया है, पेट्रोल भराने के लिए आया है, उसे ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया है क्योंकि ट्रैफिक का नियमों का पालन नहीं किया। भैया आपने हेलमेट नहीं पहना था? नहीं। क्यों नहीं पहना है बताइए, जवाब दीजिए। कोई कारण तो होगा ऐसा कि आपने हेलमेट नहीं पहना? मुझे नहीं देना जवाब। अभी तक पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट पहुंचने पर पेट्रोल देना मना है। पुलिस उन्हीं का चालान काट रही है जिनके पास गाड़ी के पूरे कागज नहीं है, लेकिन पुलिस जल्द ही हेलमेट ना पहनने वालों के भी चालान काटेगी। नो हेलमेट नो फ्यूल का मकसद लोगों की जान बचाना ही है, क्योंकि यूपी में बिना हेलमेट की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2025 में जनवरी से अगस्त के बीच करीब 25,000 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 22,627 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। 2024 से तुलना करें तो इस साल हादसों में हुई मौतों की संख्या में 18.49% का इजाफा हुआ है। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बाइक सवारों की है। इनमें भी ज्यादातर वो हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके चलते जान गंवाने वालों में 26% मौतें 25 से 35 साल के लोगों की हुई है, तो वहीं 25% मौतें 18 से 25 वर्ष के युवाओं की हुई। और अब बात करते हैं राजस्थान के बारां की। यहां आरएसएस के पथ संचलन जुलूस को रोक दिया गया, जमकर बवाल हुआ, हंगामा मचा। आरएसएस के जुलूस को रास्ता देने के लिए पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ गई। घंटों तक पूरे बारां में तनाव का माहौल बना रहा। सवाल ये कि आखिर आरएसएस के पथ संचलन को किसने रोका, क्यों रोका, मकसद क्या था? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। जिस रास्ते पर बवाल मचा है, यहां से आरएसएस का जुलूस सालों से निकलता रहा है। यह जुलूस रविवार को भी निकला, लेकिन पुलिस के पहरे में निकला, सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में निकला, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को आरएसएस के पथ संचलन से ऐतराज था।
उस रूट से ऐतराज था जो नया नहीं है बल्कि सालों पहले से बना हुआ था। यहां जमकर लाठियां चली, किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ पैर में चोट आई। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तस्वीरें राजस्थान के बारां की हैं। जिस जगह आरएसएस के पथ संचलन को रोका गया वहां की तस्वीरें देख लीजिए। जामिया कौसर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। आसपास मुस्लिम आबादी अधिक है। सड़क पर मुस्लिम युवा और बुजुर्ग पुलिस और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भिड़े हैं। छत पर महिलाएं और बच्चे तैनात हैं। कुछ ने अपने चेहरे को रुमाल से कवर किया हुआ है। बताया जा रहा है कि आरएसएस का पथ संचलन बारां के प्यारे राम जी मंदिर से निकाला गया। ये पथ संचलन कौसर कॉलोनी से होकर मांगरोल दरवाजा होते हुए वापस प्यारे राम जी मंदिर तक निकाला जाना था। जुलूस अपने निर्धारित रास्ते से ही निकल रहा था। इसी दौरान अंजुमन के सामने धार्मिक स्थल के पास एक पक्ष के लोगों ने पथ संचलन को रोक दिया। लोग लाठियां लेकर बड़ी संख्या में आरएसएस के मार्च के आगे खड़े हो गए। रास्ते को लेकर विवाद की सूचना फैलने के बाद दोनों पक्ष के लोग मौके पर जमा हो गए। दोनों पक्षों के लोगों के आमने सामने होने की वजह से मौके पर तनाव जैसे हालात बन गए। इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंके तो पुलिस ने लाठियां बरसाकर उनको खदेड़ दिया। इसी दौरान भगदड़ मच गई। कई लोग चोटिल भी हो गए। विवाद की जानकारी मिलने पर तुरंत कलेक्टर और एसपी समेत आला अफसर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने करीब 4 घंटे तक पथ संचलन निकलने को लेकर दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। इस बीच दोनों ही पक्षों में कई बार आमने सामने होने की नौबत आ गई। करीब 7 घंटे तक मौके पर तनाव बना रहा। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पथ संचलन निकाला गया। हालांकि इस दौरान समुदाय विशेष के सैकड़ों लोग हाथों में डंडे लेकर नारेबाजी करते भी नजर आए। एसएस द्वारा पथ संचालन निकाला जा रहा था, तो उसी क्रम में जो रूट था उनका, तो उसमें एक डिस्प्यूट था। तो उस डिस्प्यूट को प्रशासन और पुलिस के मीडिएशन द्वारा उसको सुलझाया गया था। अभी ये पथ संचालन का सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया और अभी मौके पे शांति है। तनाव को देखते हुए सदर बाजार, घंटाघर क्षेत्र और मांगरोल रोड पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे 3 सितंबर से शुरू होने वाला डोल मेला है। मेले की तैयारियों के तहत नगर परिषद ने मांगरोल रोड क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे, जिसमें ज्यादातर दुकानें मुस्लिम समुदाय की थी। इसी कार्रवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष नाराज चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का वीडियो फुटेज देख रही है। फुटेज के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने पूरे विवाद को बढ़ाया और अफवाह फैलाकर बारां में तनाव फैलाने की कोशिश की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान, इन राज्यों में अगस्त महीने में 265 मिलीमीटर बारिश हुई। ये 2001 के बाद से अब तक की सबसे अधिक बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में सितंबर महीने में और ज्यादा बारिश होने की आशंका है। खासकर दिल्ली, उत्तराखंड, दक्षिण हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार और ये जो अनुमान है, इसका असर अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। उत्तराखंड के सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच लैंडस्लाइड से गाड़ियां डैमेज हो गई। शिमला में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। बिजली के खंभे गिर गए, पेड़ उखड़ गए। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां डैमेज हो गई। जालंधर में लगातार हो रही भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूब गए हैं। ट्रेनें 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही हैं। होशियारपुर में गाड़ियां कीचड़ में फंस गई। चेनाब नदी में वाटर लेवल बढ़ने से सालाल डैम के कई गेट खोल दिए गए। नदी के आसपास लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के कई राज्य आसमानी आफत की चपेट में हैं। जुलाई से शुरू हुआ मानसूनी प्रहार सितंबर में भी जारी है। कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। कई सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।
जिसके बाद डैम के गेट खोले जाने से अन्य इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उत्तर भारत की अगर बात करें तो बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल पंजाब का है। 1988 के बाद आई सबसे भीषण बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मचा है। पंजाब के 9 जिले बाढ़ से बुरी तरह से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन 9 जिलों के 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पंजाब में 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 सितंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 2 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश के रेड अलर्ट की वजह से 55 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जालंधर में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं। ट्रेनें 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही हैं। ये तस्वीरें पंजाब के होशियारपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग छाता लेकर खड़े हैं। कई ट्रैक्टरों को बुलाया गया है क्योंकि लगातार हो रही बारिश से कीचड़ में कई गाड़ियां फंस गई हैं, जिन्हें निकाला जा रहा है। देहरादून समेत उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई जिलों में एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मनकोटिया लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। ऊंचाई से मलबा गिरने से कई गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। रोड ब्लॉक हो गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। इस आपदा की घड़ी में उत्तराखंड के सीएम एक्टिव मोड पर है। जगह जगह जाकर कुदरती आपदा से प्रभावित इलाकों में जो हालात बने हैं उसका जायजा ले रहे हैं। आज सीएम धामी ने टनकपुर बनबसा का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाके पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। मलबा सड़क पर आने से रोड ब्लॉक हो गया है। गाड़ियों पर पेड़ गिरने से गाड़ियां डैमेज हो गई। बिजली के खंभे गिरने से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो गई। मनाली में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग छाता लेकर अपने अपने काम पर जा रहे हैं। रविवार रात से लगातार हो रही बारिश से चंडीगढ़ में भी बुरा हाल है। सड़कों और अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। राजस्थान में मॉनसून का तेवर लगातार बदल रहा है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट की वजह से कई जिलों में प्रशासन ने आज स्कूल बंद कर दिया। अजमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। नालों की साफ सफाई या नालों की सही व्यवस्था न होने की वजह से पानी नहीं निकल पा रहा। लोग पानी में ही चलकर जाने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से बुरा हाल है। जम्मू में मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। एहतियातन प्रशासन ने जम्मू में आज स्कूलों को बंद कर दिया। बीते दिनों बादल फटने और लैंडस्लाइड से इतनी तबाही हुई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज खुद ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण सालाल डैम के कई गेट खोलने पड़े। प्रशासन ने लोगों से चिनाब नदी के किनारे न जाने की गुजारिश की है। दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो ये दोनों राज्य भी आसमानी आफत की चपेट में। हरियाणा के लोगों को बारिश से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 4 सितंबर तक बारिश की संभावना है। कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है।
यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लगातार हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पिछले 4 घंटे में 15 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जो कल सुबह के बाद से दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएगा और पूरा इलाका पानी से जलमग्न हो जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं यमुना नदी जो वार्निंग लेवल है उससे ऊपर बह रही है, लेकिन अभी भी पानी अगर और ज्यादा आता है तो जो निचले इलाके हैं, रेजिडेंशियल इलाके हैं, वहां तक पानी पहुंचेगा। यही वजह है कि दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार ये मैसेज दे रही है लोगों को कि जो यमुना के किनारे हैं वो किनारे से हट जाएं और किसी सेफ स्पेस पे पहुंच जाएं। 2023 में एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि यमुना का पानी रिंग रोड के आसपास पहुंच गया था, रिंग रोड पे पहुंच गया था और वो स्थिति एक बार उत्पन्न न हो ऐसी तैयारी की जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है अभी जो सरकार के तरफ से वार्निंग दी गई है वो ये कि यमुना का जल स्तर 206.50 मीटर तक पहुंच जाएगा। यानी जो आसपास के इलाके ऐसे हैं जहां लोग रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उन इलाकों में पानी पहुंचेगा। जो यमुना बाजार का इलाका है वहां पानी पहुंचेगा। गढ़ी मांडू, उस्मानपुर ये इलाके हैं, इन इलाकों में पानी पहुंचेगा। और अब सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि 24 घंटे के अंदर में इन इलाकों में जो हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं उनको खाली करना है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 14,000 लोग रहते हैं यमुना के फ्लड प्लेन्स और इसके आसपास के इलाके में। इनको शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये कोशिश की जा रही है कि इलाके में मुनादी की जाए और लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज कहीं कहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। आज सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर डिवीजन बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हिंदुस्तान में आसमान से आफत बरस रही है तो अफगानिस्तान से बहुत दर्दनाक खबर सामने आई। बीती रात पूर्वी अफगानिस्तान में 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें मौत का आंकड़ा अब 800 के पार पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान में आए भूकंप पर दुख जताया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अफगानिस्तान में अभी भी हजारों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी भी दूरदराज के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अफगानिस्तान में भूकंप से कैसी तबाही मची, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भयंकर तबाही मची है। लोग अपनों को बचाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। मलबे से इतनी लाशें निकल रही हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। गांव के गांव उजड़ गए हैं। कच्चे पक्के सब घर जमींदोज हो गए हैं। हॉस्पिटल में घायलों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। तबाही की तस्वीरें भारत के पड़ोसी देश से आई है। अफगानिस्तान में भूकंप ने कहर बरपाया है। चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। सड़कों पर लोग इमारतों के मलबे में दब गए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन ये पूरी पहाड़ी इलाका है। इन इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, जिससे बचाव और राहत कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप के बाद लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं। लोगों तक वक्त रहते पहुंचने के लिए इन इलाकों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हादसा इसलिए इतना भयावह हो गया क्योंकि भूकंप आधी रात को आया और लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल सका। जब अफगानिस्तान के लोग सो रहे तब जमीन के अंदर से तबाही आई और लोगों को मौत की नींद सुला गई। अफगानिस्तान के समय के मुताबिक रविवार को रात 11:47 यानी भारत के वक्त के मुताबिक रात 1:15 बजे भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। हजारों लोग भूकंप की तबाही से त्रस्त हैं। सबसे ज्यादा मौतें कुनार प्रांत में हुई है। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र 2 लाख की आबादी वाले जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर था। ये राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है और इसकी गहराई एपीसेंटर महज 8 किलोमीटर अंदर था। भूकंप की गहराई कम होने के कारण ज्यादा नुकसान हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान को ऐसी तबाही देखनी पड़ी है, बल्कि भूकंप यहाँ बर्बादी का मंजर दिखाता रहता है। इससे पहले अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2023 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें तालिबान सरकार के मुताबिक 4000 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन यूएन ने भूकंप से मारे गए लोगों की संख्या 1500 बताई थी। वहीं 2022 में पूर्वी अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। यानी अफगानिस्तान को हर साल ही छोटे बड़े भूकंप की मार झेलनी पड़ती है। इसके पीछे की वजह है अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन। भूकंप के लिहाज से अफगानिस्तान का हिंदू कुश माउंटेन रेंज काफी सक्रिय मानी जाती है। इस एरिया में कई एक्टिव फॉल्ट लाइनें मौजूद हैं, जो भूकंप के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही अफगानिस्तान भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में बसा है। प्लेट्स में हलचल होने पर यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अफगानिस्तान में रात भर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग पूरी रात खौफ के साए में रहे। सुबह होने तक भूकंप के हल्के झटके आते रहे। भूकंप के ये हल्के झटके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में भी महसूस किए गए।